इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेट किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार में लगभग 5,000 से 7,000 सिविलियंस मारे गए थे। 24 घंटे की हुई इस लड़ाई में 554 सिख सैनिक के साथ साथ 83 देश की जवान और 236 गवर्नमेंट ऑफिसर शहीद हो चुके थे। आज़ादी के बाद देश के अंदर हुई दंगाओं में से सबसे बड़ा दंगा था खालिस्तान मूवमेंट। 1980 से लेकर 1990 10 साल के अंदर तकरीबन लाखों सिख मौत के शिकार बन गए थे। इंडियन आर्मी द्वारा लिया गया सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी मिशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से 31 अक्टूबर 1984 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनका ही 2 सिख बॉडीगार्ड ने हत्या कर दिया। नमस्कार दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल भारत में राज करने के बाद आखिर भारत की देशभक्त के सामने हार स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया। आज़ादी मिलने के 37 साल बाद आखिर अचानक कहां से देश के अंदर आज़ादी की मांग उठा, कहां से आया ये खालिस्तान और उसके पास इतना पावर कहां से मिला कि खालिस्तान की समर्थक इंडियन आर्मी से बराबरी करने लगा। कौन था जनरल सिंह भिंडरावाले जिसको मारने के लिए आर्मी को मजबूरन टैंक का इस्तेमाल करना पड़ा। क्यों किया गया था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसकी वजह से लाखों सिखों को मौत की फरमान स्वीकार करना पड़ा। क्या इस खालिस्तान मूवमेंट की लड़ाई में सिखों को पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह से मदद मिलता था? इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 1929 सिख पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल की स्थापना हुई। फिर 1940 में जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया छोड़ने की कगार पर थे उस टाइम अकाली दल ने खालिस्तान की मांग की। खालिस्तान का अर्थ है द लैंड ऑफ खालसा। सिख पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इसको ऑटोनोमस सिख लैंड कहा जाता है, यानी सिख के लिए एक अलग मातृभूमि स्थापना करना जहाँ पर सिर्फ सिख संप्रदाय के लोग रहेंगे और वहाँ की भाषा होगा पंजाबी। आज़ादी के टाइम ब्रिटिश एम्पायर ने भारत को धर्म की भेदभाव की वजह से 2 हिस्सों में बांट दिया, पाकिस्तान और इंडिया। मुस्लिम मेजोरिटी के लोग को पाकिस्तान के अंदर बांटा गया और हिंदू मेजोरिटी के लोग को इंडिया के अंदर बांटा गया। और इसी धर्म भेदभाव की वजह से पंजाब को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। वेस्टर्न पंजाब जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी के लोग रहते और उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। ईस्टर्न पंजाब जिसमें हिंदू मेजोरिटी के लोग रहते, इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हिस्सा बनाया गया। 1956 जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने स्टेट बनाने की रिपोर्ट पेश की तो अलग अलग भाषाओं के आधार पर स्टेट को बनाया गया। उस टाइम भी अकाली दल ने खालिस्तान की मांग की और इस आंदोलन को पंजाब के अंदर पंजाब सूबा आंदोलन नाम दिया गया। अकाली दल की अधिकतर मांग थी सोवरेजियन स्टेट बनाने की। फिर 1966 में पंजाब को फिर से 3 हिस्सों में बांटा गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल रखा गया चंडीगढ़ को और इसी वजह से चंडीगढ़ की सड़कों और नदियों की पानियों पर पंजाब की पूरी तरह से हक ना रहने की वजह से पंजाब सूबा आंदोलन जारी रहा। खालिस्तान मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1971 में इंडो पाक वार खत्म होने के बाद पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने खालिस्तान की फाउंडर जगजीत सिंह चौहान से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तान बनने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। 1972 में पंजाब में चुनाव हुआ और पंजाब में कांग्रेस सरकार ने अकाली दल को हराकर चुनाव में जीत हासिल की और पंजाब में सरकार बनाई। चुनाव हारने के बाद 1973 में अकाली दल ने पंजाब के लिए अधिकतर ऑटोनॉमिक पावर की मांग की और आनंदपुरम रेजुलेशन प्रस्ताव पेश की। कांग्रेस सरकार ने इस प्रस्ताव को अलगाववादी दस्तावेज समझकर खारिज कर दिया। आनंदपुरम सिखों के लिए एक बहुत ही बड़ा धर्मीय स्थल है जहां पर सिख का 2 अंतिम गुरु, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह रहे थे। सिखों की हक के लिए लड़ने की वजह से अकाली दल को सिख की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट मिलने लगा था और 1975 में हुई चुनाव में अकाली दल ने पंजाब में कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई और केंद्रों में भी कांग्रेस सरकार हार गया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रों में सरकार बनाई। पंजाब में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस सरकार ने एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल चाल चला। अब कांग्रेस सरकार के पास पंजाब में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि सिखों के अंदर से ही एक ऐसा चेहरा चुना जाए जिसको सिख संप्रदाय के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस सरकार ने जनरल सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और यहीं से सारे जड़ की शुरुआत हुई। 1980 में फिर से चुनाव हुई और पंजाब में कांग्रेस सरकार ने अकाली दल को हराकर चुनाव में जीत हासिल की। कांग्रेस ने पंजाब में सरकार बनाई और दरबार सिंह पंजाब की चीफ मिनिस्टर बने। पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने की वजह से
भिंडरावाले की पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। 1980 से 1990 के दशक में खालिस्तान मूवमेंट आग का रूप लेने लगा। 1981 में जनगणना शुरू हुई तो फिर से खालिस्तान की मांग उठी। उस टाइम पंजाब की एक अखबार पंजाब केसरी की एडिटर और मालिक लाला जगत नारायण ने यह कहा था कि पंजाब में रहने वाला हिंदू अपना मातृभाषा हिंदू बताए, पंजाबी नहीं। और इस बात से भिंडरावाले और उसके सपोर्टर्स सहमत नहीं थे। इसी वजह से भिंडरावाले की सपोर्टर्स ने लाला जगत नारायण को बीच रोड पर हत्या कर दिया। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस सरकार ने भिंडरावाले के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और इस वजह से भिंडरावाले की दबदबा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। पंजाब में माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। भिंडरावाले और उसकी सपोर्टर्स की वजह से खालिस्तान मूवमेंट और भी तेज बढ़ने लगा। पाकिस्तान में रहने वाला सिख भी धीरे धीरे इस खालिस्तान मूवमेंट में शामिल होने लगा। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस सरकार ने भिंडरावाले पर कोई एक्शन नहीं लेता था, लेकिन कभी ये सोचा ही नहीं था कि वही जनरल सिंह भिंडरावाले एक दिन कांग्रेस सरकार के लिए खतरा बनकर मंडराएगा। पंजाब की चीफ मिनिस्टर दरबार सिंह हमेशा भिंडरावाले के खिलाफ था, लेकिन केंद्रों की पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। पूरे पंजाब में भिंडरावाले का रुतबा फैल गया था और कांग्रेस सरकार धीरे धीरे भिंडरावाले के ऊपर से अपना कंट्रोल खोने लगा था। 1982 में अकाली दल ने भिंडरावाले के साथ हाथ मिलाकर धर्म युद्ध मोर्चा रचना की और फिर से आनंदपुरम रेजुलेशन की मांग करके केंद्र सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। पंजाब के अंदर बासों में से हिंदुओं को चुन चुन कर निकाल कर हत्या कर देते थे भिंडरावाले की सपोर्टर्स। पंजाब की अलग अलग जगहों पर हथियारों के साथ रैलियां निकालते थे भिंडरावाले और उसकी सपोर्टर्स। हालात को काबू में करने के लिए चीफ मिनिस्टर दरबार सिंह ने पंजाब में क्रैकडाउन लगा दिया और रैलियां पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इस वजह से खालिस्तान मूवमेंट और भी ज़्यादा मजबूत होने लगा। 1982 में भिंडरावाले और अकाली दल ने मिलकर दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का फैसला किया और इस फैसले से सरकार की रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि कई सालों बाद दिल्ली में एशियन गेम्स होने वाला था। एशियन गेम्स को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से आने वाला सिखों को बासों में से उतार दिया जाता था। 30,000 से भी ज़्यादा सिखों को अरेस्ट कर लिया गया था। भिंडरावाले की वजह से खालसा में दीक्षा लेने वाला सिखों का भी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा। भिंडरावाले को संत और दूरदर्शी भी कहा जाता है, क्योंकि सिख की धार्मिक स्कूल दामदानी तस्काल से भिंडरावाले ने धर्म की शिक्षा लिया था और दामदानी तस्काल की लीडर थे भिंडरावाले। भिंडरावाले को सिख संप्रदाय के लोग अपना गुरु मानने लगा था और भिंडरावाले और उनकी सपोर्टर्स अपनी आत्मसुरक्षा के लिए हथियार का इस्तेमाल करने लगा। 1983 में आत्मसुरक्षा के लिए भिंडरावाले और उसकी सपोर्टर्स अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल के पास ही रहने वाला एक मंदिर है। 1983 में गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पर DIG AS अटवाल की हत्या कर दिया था भिंडरावाले की सपोर्टर्स ने और भिंडरावाले की दबदबा इतना ज़्यादा था कि लोकल पुलिस की हिम्मत नहीं हुई थी उस बॉडी को वहां से ले आए। 2 घंटे तक DIG की बॉडी टेम्पल की सीढ़ियों पर पड़ा रहा था। इस धर्म युद्ध मोर्चा में भिंडरावाले का साथ दिया था एक्स मिलिट्री जनरल शाहबैग सिंह, क्योंकि सिखों के ऊपर केंद्र सरकार लिया गया फैसला से शाहबैग सिंह सहमत नहीं थे। 1971 में बांग्लादेश में हुई लड़ाई में मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया था शाहबैग सिंह ने। जनरल शाहबैग सिंह की सपोर्ट से पंजाब में शासन चलाने के लिए भिंडरावाले ने एक अभियान चलाई। जनरल शाहबैग सिंह ने भिंडरावाले की सपोर्टर्स को अलग अलग गुरुद्वार पर ट्रेनिंग देने लगा था सभी प्रकार की हथियार चलाने के लिए। रॉ की रिपोर्ट के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की पंजाब में 12 आतंकवादी शिविर स्थापित किया गया था और उसमें पाकिस्तान की पंजाब में रहने वाला सिखों को ट्रेनिंग दिया जाता था और पाकिस्तान हथियार सप्लाई करने लगा था। गिरफ्तार किया गया एक आतंकवादी से पूछताछ के दौरान पता चला था कि भिंडरावाले की सपोर्टर्स के पास राइफल, स्नाइपर राइफल, लाइट मशीन गन, एंटी टैंक, केमिकल वेपन्स और ग्रेनाइड जैसा खतरनाक हथियार था। पंजाब की माहौल धीरे धीरे बिगाड़ने लगा था और केंद्र सरकार पंजाब से अपना कंट्रोल धीरे धीरे खोने लगा था। हालात को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने एक समझौता पत्र भेजा कि केंद्र सरकार अकाली दल की मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार है और इस समझौता पत्रों से अकाली दल खुश थे और उन्होंने इस समझौता पत्रों को स्वीकार करने के लिए भी राजी थे, क्योंकि अकाली दल किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहते थे। अकाली दल हमेशा सिख की हक के लिए मांग करते थे, लेकिन भिंडरावाले ने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि हमें सरकार के साथ कोई समझौता नहीं करना है। हालात को काबू में करने के लिए 1984 में मजबूरन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को ऑपरेट किया। इस लड़ाई में सरकार की तरफ से सेना था 10,000 सैनिक, 175 पैराशूट रेजिमेंट और आर्टिलरी यूनिट, 700 CRPF और 4th और 7th बटालियन BSF और साथ ही साथ पंजाब पुलिस भी शामिल थे।
इंडियन आर्मी की अपोजिट में था सिख मिलिटेंट्स, सिख एक्स मिलिट्री, पाकिस्तान की पंजाब से आने वाला सिख शामिल थे। और इस मिशन को इंडियन आर्मी की तरफ से लीड किया था जनरल अरुण श्रीधर भद्दो, मेजर जनरल कुलदीप सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णस्वामी सुरगान जी। और खालिस्तान की तरफ से इस ऑपरेशन को लीड किया था जरनल सिंह भिंडरावाले, अमरीक सिंह और एक्स जनरल शाहबेग सिंह। 1 जून 1984 इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को स्टार्ट किया और गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया। भिंडरावाले की सपोर्टर्स की ट्रेनिंग को रोकने के लिए सेना ने गोल्डन टेम्पल के अलग अलग भवन पर गोलियां चलाई, जिसमें 8 सिविलियंस की मौत हो गई। 2 जून 1984 इंडियन आर्मी ने कश्मीर से गंगानगर तक इंटरनेशनल बॉर्डर की सारे रास्ते को सील कर दिया था। शाम ढलते ढलते धीरे धीरे प्रेस और मीडिया को बंद कर दिया। पंजाब में सभी प्रकार की पब्लिक सर्विस, बस, ट्रेन और फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। 3 जून 1984 पूरी पंजाब में 36 घंटे के लिए कर्फ्यू जारी कर दिया गया। तकरीबन 10,000 तीर्थयात्री गुरु मेले में शामिल होने के लिए गोल्डन टेम्पल पर आए थे। मंदिर से बाहर निकलने वाली सारे रास्ता को सेना ने ब्लॉक कर दिया था, इस वजह से ताकि ना ही कोई मंदिर से बाहर निकल सके और ना ही कोई मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाए। और इस वजह से 10,000 तीर्थयात्री मंदिर के अंदर ही फंस चुके थे और उनको ये पता भी नहीं था कि पंजाब के अंदर कर्फ्यू जारी कर दिया गया। सेना ने यह चेतावनी दी कि भिंडरावाले और उसकी सपोर्टर्स आत्मसमर्पण कर ले, लेकिन 5 जून शाम 7 बजे तक भिंडरावाले और उसके सपोर्टर्स की तरफ से कोई रेस्पॉन्स न आने की वजह से 6 जून सुबह 5 बजे इंडियन आर्मी ने भिंडरावाले और उसकी सपोर्टर्स पर अटैक किया। इंडियन आर्मी ने भिंडरावाले और उसकी सपोर्टर्स को बहुत ही कमज़ोर समझ रहा था। सेना ने सोचा था कि इस जंग में सेना को आसानी से जीत मिल जाएगा, लेकिन इस गलतफहमी की वजह से सेना को बहुत ही भारी रकम चुकाना पड़ा। सेना को इसकी भनक तक भी नहीं थी कि उसकी अपोजिशन शत्रु पक्ष एक्स पैरामिलिट्री कमांडो द्वारा वेल ट्रेंड था। भिंडरावाले और उनकी सपोर्टर्स के पास एंटी टैंक जैसा खतरनाक हथियार होने की वजह से मिलिट्री भिंडरावाले के और उसके सपोर्टर्स के सामने टिक नहीं पाया था। एंटी टैंक को पहली बार इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जंग में जीत हासिल करने के लिए मेजर जनरल कुलदीप सिंह ने मजबूरन आर्मी से टैंक बुलाया। 24 घंटे गोलाबारी के बाद भारतीय सेना ने मंदिर को अपने कब्जे में कर लिया। 6 जून 1984 भिंडरावाले को सेना ने जंग के मैदान में मार गिराया। भिंडरावाले और उसकी सपोर्टर्स के साथ हुई इस जंग में टोटल 83 भारतीय सेना शहीद हो चुके थे, जिसमें से 4 ऑफिसर था और 236 गवर्नमेंट फोर्स मारे गए थे। और इस लड़ाई में 544 सिख सेना मारे गए थे और लगभग 5,000 से 7,000 सिविलियंस की मौत हो गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का 2 फेज था, ऑपरेशन मेटल जो कि सिर्फ मंदिर परिसर तक ही सीमित था और ऑपरेशन उडरोज जो कि इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होने के बाद पूरी पंजाब में किया गया था और इसमें लगभग 30,000 से भी ज़्यादा सिखों को अरेस्ट किया गया था। इस ऑपरेशन की इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक था। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी को उनका ही 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनके ही भवन में हत्या कर दिया। और इस प्राइम मिनिस्टर की हत्या की वजह से बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर दिल्ली में रहने वाला सिखों को बेरहमी से हत्या करने लगा और इस संघर्ष में लगभग 2,500 से भी ज़्यादा सिख मारे गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1985 में कनाडा की मॉन्ट्रियल शहर से दिल्ली आने वाली फ्लाइट एयर इंडिया 182 में एक कनाडियन टेररिस्ट में बम रख दिया था, जिसमें 329 सिविलियंस मारे गए थे। 1986 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाला चीफ आर्मी ऑफिसर अरुण श्रीधर जी को 2 सिख ने मिलकर पुणे में हत्या कर दिया और इसी वजह से जनरल कुलदीप सिंह की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने जनरल कुलदीप सिंह की लोकेशन को हाइड कर दिया। आज तक किसी को नहीं पता कि सरकार ने जनरल कुलदीप सिंह को कहां पर रखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी जानकारी दे पाया हूं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।